हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एंड टैक्सेशन पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपनी जीएसटी R1 को कैसे फिल करें। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम अपनी जीएसटी R1 को स्टेप बाय स्टेप सारे डेवलपमेंट को देखेंगे कि उसमें कौन सा डाटा भरा जाता है और किस प्रकार एडजस्टमेंट होता है। फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपनी जीएसटी R1 बड़े आराम से फाइल कर सकते हो। तो फ्रेंड, चलते हैं सीधा आज के टॉपिक पर। मैंने ये अपनी जीएसटी पोर्टल लॉगिन कर लिया और जीएसटी R1 पर आ चुका हूँ। यहाँ तक आप सही पहुंच जाते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद मैंने पहले टेबल को ओपन करा। इसमें ये फ्रेंड्स, इस टेबल में केवल हम अपने उन बिलों को डालते हैं जो बिल हमने एक जीएसटी पर्सन को सील करे, यानी कि अपनी B2B के बिल। टेबल के अंदर जाने के बाद में हम ऐड रिकॉर्ड पर डालेंगे और यहाँ पर मैं आपको केवल ये तरीका बता रहा हूँ करने के लिए कि किस तरह से आप करोगे। फ्रेंड्स, मैं केवल आपको ये दो बिल डाल के दिखाऊंगा, एक आपका लोकल का, एक मेरा IGST का। फ्रेंड, तरीका केवल वही है, आप एक बिल डालो या 100 डाल लो, एक ही बात रहेगी। तो मैं एक बिल ये डाल के आपको दिखा देता हूँ। ये लीजिए, ठीक है। फिर ये बिल नंबर क्या है, बिल नंबर 455 और मैं डाल देता हूँ 2/11/2023 और इसकी टैक्सेबल है इनवॉइस वैल्यू मांग रहा है। यहाँ पर ये इनवॉइस वैल्यू है 11,800। यहाँ पर आप अपना जीएसटी नंबर पेस्ट करेंगे, उसका नाम अपने यहाँ पे जाएगा, इनवॉइस नंबर डालेंगे, डेट किस डेट में बिल वो बना है और उसकी टोटल वैल्यू क्या है। फिर आप यहाँ पर ये देखेंगे नीचे जाकर कि हमने बिल किस टैक्स के अंडर में काटा है। अगर उसके एक ही बिल लगा, एक ही टैक्स लगा है तो आप एक ही टैक्स में डाल देंगे। अगर उस बिल में मल्टीपल टैक्स लगे हुए हो तो जितना जितना टैक्सेबल अमाउंट है आप उसको अलग अलग डालेंगे। तो मैं आपको एक डाल के दिखा रहा हूँ 18% का 10,000 रुपये। ये देखिए 1800 रुपये और ये मेरा यहाँ पर मिल गया। इसको मैं सेव कर देता हूँ। फ्रेंड्स, अभी मैं आपको एक बिल और डाल के दिखाता हूँ। ये था मेरा IGST का। दूसरा दिखाता हूँ मैं आपको CGST का बिल। CGST का बिल दोनों तरह से मैं आपको दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, इसका नंबर है 462 बिल नंबर और बिल है हमारा 0/11/2023 का। ठीक है फ्रेंड, इसकी टोटल वैल्यू जो है फ्रेंड्स 14,160 है। और अब हम यहाँ जाएंगे कि हमारा टैक्स हमारे बिल में कितने % पर टैक्स लगा है। तो अगर आपके 12 लगा है तो 12 डालिए, 6 में लगा 6, 5 में 5, 28 में 28, मेरे में 18% लगा है तो मैं 18% में टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर लिखनी है। ये टैक्स अपने आप कैलकुलेट कर लेता है। देखिए फ्रेंड, इसने यहाँ पर ये देखिए CGST SGST और ये देखिए ये इसने कैलकुलेट कर लिया। इसको भी सेव कर लूँ। फ्रेंड्स, इसी तरह आप कितने भी आपकी इनवॉइस वो डाल सकते हो। मैंने बस केवल आपको दो इनवॉइस, एक CGST में और एक SGST, एक IGST में और एक SGST में डाल के बताया। इसके बाद फ्रेंड्स सेकंड टेबल आती है 5 पे, B2C लार्ज की। फ्रेंड्स, यदि आप अदर स्टेट में कोई B2C बिल बनाते हैं और उस बिल की वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर होती है तो आपको वो B2C लार्ज इस वाले ऑप्शन में डालना होगा। देखो यहाँ पर ये दिख भी रहा है आपको, देखो बॉक्स आ गया होगा, तो इसमें साफ साफ लिखा है ये टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई टू ए अनरजिस्टर्ड पर्सन वेयर प्लेस ऑफ सप्लाई इज अदर देन द स्टेट वेयर सप्लाई इज लोकेटेड, यानी कि इंटर स्टेट सप्लाईज एंड इनवॉइस वैल्यू इज मोर देन 2.5 लाख। तो फ्रेंड्स, इसमें साफ साफ ये लिखा है कि अगर आप कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल करते हो अदर स्टेट में और उस बिल की वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा होती है तो वो बिल आपका B2C लार्ज माना जाएगा और उस बिल की आप वैल्यू इसमें डालेंगे। अंदर जाते हैं, ऐड रिकॉर्ड में जाते हैं, सेलेक्ट POC। अब देखिए इसमें फ्रेंड्स मेरा स्टेट यूपी का है तो मैं आपको अभी एक चीज दिखाता हूँ। अगर देखिए जैसे यूपी आ गया, उत्तर प्रदेश आ गया, तो देखिए फ्रेंड्स ये उत्तर प्रदेश पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैं यूपी उत्तर प्रदेश स्टेट से फाइल कर रहा हूँ, इसलिए सेम स्टेट को सेलेक्ट नहीं करेगा। देखिए ये देखिए कहीं आपको आप ध्यान से मैं ऊपर ले जाता हूँ तो ये एकदम त्रिपुरा में चला जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश को नहीं सेलेक्ट करता।
तो फ्रेंड्स आपको यदि आपका कोई ऐसा इनवॉइस है जिसकी वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है और आप एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर रहे हैं और अदर देन स्टेट, तो वो P2C लार्ज माना जाएगा और उसकी वैल्यू आप यहाँ पर पुट करो। इसके बाद टेबल आती है 6A। 6A में फ्रेंड्स वो बिल हम डालते हैं जो एक्सपोर्ट इनवॉइस होते हैं। अगर आपका कोई एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आप उसकी बिल को एक्सपोर्ट में डालते हैं। बेसिकली ये केवल ज्यादातर केस में नहीं होता, ये एक्सपोर्ट का बहुत कम केस में पाया जाता है जो अपने माल को एक्सपोर्ट करते हैं। तो सेकंड है आपका टेबल नंबर 7। टेबल नंबर 7 बोलता है फ्रेंड्स B2C अदर, यानी कि B2C अगर आप लोकल में कोई B2C कर रहे हो तो आप जो है उसमें यहाँ पर डाल सकते हैं। अब देखिए मैं आपको इसमें एड रिकॉर्ड में जाऊंगा, जिस बिल की वैल्यू 2.5 लाख से कम है तो वो आपको यहाँ पर डालेंगे। अभी मैं आपको इंटर और इंटरेस्ट दोनों में डाल के दिखाता हूँ। जैसे कि मैं एक डाल देता हूँ दिल्ली में। दिल्ली में ये मेरा देखो यहाँ पे मैंने कुछ डाटा, ये 55,000 की मैंने सपोज करो ये सेल करी है मैंने दिल्ली में B2C में। यहाँ से आपको पूछना है टैक्स कितने % का लगा। मेरे केस में 18% मैं आपको बता रहा हूँ केवल करके। आपके केस में जितना लगा आप उतना ही सेलेक्ट करना। इसको सेव करके आगे निकल जाएंगे। और ये तो मैंने इंटरेस्ट की बताया। एक अपने सेम स्टेट बताता हूँ। मेरा जो है स्टेट है उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया और मैं यहाँ पर ये 1.25 लाख डाल देता हूँ। यहाँ टैक्सेबल वैल्यू डालने के बाद में यहाँ पर आपको रेट करना है जो भी आपका रेट हो। देखिए ये जो है CGST SGST स्वयं ही कैलकुलेट कर लेता है, खुद से कैलकुलेट कर लेता है। देखिए 11,250, 11,250। तो इस तरह हम डालेंगे B2C की टेबल में अपना डाटा, चाहे वो आपका सेल स्टेट हो चाहे वो आपका अदर स्टेट हो। देखिए ये दोनों यहाँ पर लग भी गए हैं। ये दिल्ली है, ये उत्तर प्रदेश है। लेकिन यदि आपकी 2.5 लाख से ज्यादा होती है तो फिर आप B2C टेबल नंबर 7 में डालोगे, फिर वो आपका टेबल नंबर 5 पे आ जाएगा, केवल और केवल इंटर स्टेट के लिए। अब आता है आपका टेबल 8A, 8B, 8C, 8D। ये आता है हमारा नील रेटेड के लिए और एक्सेप्ट के लिए और नॉन GST सप्लाई के लिए। तो फ्रेंड्स पहली जो लाइन कह रही है, ये कह रहा है इंट्रा स्टेट सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन। इंट्रा स्टेट कह रहा है ये फ्रेंड्स कि अगर आपने सेम जहां आपकी फर्म है, जिस स्टेट में आपकी फर्म है, यदि आप उसी स्टेट में किसी रजिस्टर्ड पर्सन को नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड या नॉन GST सप्लाई को सेल करते हो तो वो यहां पर डालोगे आप। जैसे फ्रेंड्स मेरा उत्तर प्रदेश का है और मैं अगर उत्तर प्रदेश में कोई एग्जेम्प्ट सेल करता हूँ 10,000 रुपये मैंने मान के चला तो मैं यहाँ डाल दूंगा। ठीक है। अब दूसरा ये कह रहा है कि एक रजिस्टर्ड पर्सन को करिए मैंने, यदि मैंने किसी रजिस्टर्ड पर्सन को इंट्रा स्टेट सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन, तो यदि मैं कोई इंट्रा स्टेट में अपने सेम स्टेट में कोई रजिस्टर्ड पर्सन को मैं सेल करता हूं तो वो यहाँ पर आएगी। और अगर मैं अपने सेम स्टेट में अनरजिस्टर्ड पर्सन को कोई सेल करता हूँ नील रेटेड, एग्जेम्प्टेड या अदर देन, तो वो यहाँ पर आ जाती है। सपोज करें मैंने वो यहाँ डाल दिए, 5,000 मैंने मान लिया। अब आता है आपका, ये कह रहा है इंटर स्टेट सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन। इंटर स्टेट का मतलब हो गया फ्रेंड्स अदर देन स्टेट, यानी कि जिस स्टेट में आपकी फर्म लोकेटेड है, अगर आप उससे अलग किसी दूसरे स्टेट में किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सेल करते हो नील रेटेड, एग्जेम्प्ट या नॉन स्टेट, तो आप यहाँ डालोगे। मैंने ये मान लिया कि ये मेरा 6,000 है। फ्रेंड्स बस केवल मैं आपको ये सब डेमो है, मैं केवल करके बता रहा हूँ, ये मेरे किसी डाटा नहीं है, केवल मैं तरीका बता रहा हूँ कि तरीका क्या आएगा। और लास्ट वाली टेबल जो फ्रेंड्स कहती है वो कहती है इंटर स्टेट सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि यदि आपने अदर देन स्टेट, इंटर स्टेट अदर देन स्टेट में किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल करी है तो वो आप यहाँ डालोगे। तो मैंने ये यहाँ डाल दिया, मैं ऐसी डाली है फ्रेंड्स आपको दिखाने के लिए। यदि आपकी रिलेटेड आप यहाँ डाल दीजिए, नॉन GST सप्लाई, यदि आपका कोई पेट्रोल वगैरह है तो आप यहाँ डाल सकते हो और सेव करके बाहर निकल सकते हो। तरीका फ्रेंड्स ये रहेगा, बस केवल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब आता है फ्रेंड्स क्रेडिट नोट। टेबल नंबर 9 भी कहती है क्रेडिट नोट, क्रेडिट डेबिट नोट रजिस्टर्ड पर्सन। तो इसमें यदि आपका कोई क्रेडिट नोट है
किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो आप यहाँ डालेंगे। अभी मैं एक एंट्री करके आपको यहाँ बताता हूँ, ऐड हो जाएंगे और यहाँ पर डालेंगे पहले हम अपना, देखिए ये रहा मेरा क्रेडिट नोट, रजिस्टर ये मैंने डाला, ठीक है फ्रेंड्स। डॉक्यूमेंट नंबर मैंने मान लिया मेरा एक ही है, आपका जो है वो डालिए, और मैंने मान लिया ये मेरा 2/11 से बना था। यहाँ नोट टाइप मेरा ये क्रेडिट नोट बना है। अब नोट की वैल्यू टोटल मेरी क्या है, 5900 रुपए, ठीक है। दिल्ली अपने आप आ गया ये, और यहाँ पर मुझे टैक्सेबल वैल्यू देनी है। तो मेरे केस में 18% का जो है सेल हुआ था, उसके लिए अगर मैं क्रेडिट नोट बना रहा हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा यहाँ पर हो गया है, ये मेरा फ्रेंड्स यहाँ पर हो गया है। तो इसको सेव करके बाहर निकल जाऊंगा मैं। ये आ गया फ्रेंड्स, तो मैं इसको बाहर निकल जाऊंगा फ्रेंड्स करके। अब देखिए मेरा एक यहाँ पर ये आ गया है, क्रेडिट नोट में भी एक। अब ये जो टेबल नंबर 9B आती है फ्रेंड्स, क्रेडिट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो फ्रेंड्स इसमें जो हम अपने क्रेडिट नोट बना सकते हैं, केवल और केवल B2C लार्ज के लिए बना सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, और वो भी इंटरस्टेट। यदि आपका क्रेडिट अनरजिस्टर्ड पर्सन को कोई इंटर स्टेट में, यानी कि अदर देन स्टेट में अपने कोई सप्लाई की है और उसके अगेंस्ट कोई आप क्रेडिट नोट बना रहे हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ बन जाएगा। लेकिन यदि आपने सेम स्टेट में कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल की है, तो उसका क्रेडिट नोट यहाँ नहीं बनेगा फ्रेंड्स। उसके लिए आपको उसी मंथ की B2C की सेल में से वो वैल्यू कम करनी। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ आपको मैसेज दिखा देता हूँ, क्रेडिट नंबर 1 यहाँ डाल देता हूँ, इस नोट वैल्यू डाल देता हूँ मैं 5900, और ये क्रेडिट नोट PO। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर मैं ये कोई भी स्टेट लेता हूँ, तो दिल्ली ले लेता हूँ, तो ये मेरा सिलेक्ट हो गया। लेकिन फ्रेंड्स जैसा कि मेरा स्टेट उत्तर प्रदेश है, अगर मैं देखो यहाँ पर त्रिपुरा पर आ गई है, अभी उत्तर प्रदेश से नहीं जाएगी, एकदम डायरेक्ट उत्तराखंड में चली जाएगी। देखिए ये उत्तर प्रदेश को, मतलब सेम स्टेट को कभी भी सिलेक्ट नहीं करेगी फ्रेंड्स, इसलिए इसको बड़ा ध्यान रखना फ्रेंड्स। यदि आपका कोई क्रेडिट नोट इश्यू होता है B2C में, तो फ्रेंड्स यदि आपका क्रेडिट नोट उसी कंडीशन में, आप यहाँ पर बात डाल सकते हो, जो सेल आपने अदर देन स्टेट में की है, मतलब इंटर स्टेट में की है, तो उसके अगेंस्ट तो यहाँ क्रेडिट नोट डल जाएगा। लेकिन यदि आपने सेल सेम स्टेट में की है, तो फ्रेंड्स वो क्रेडिट नोट यहाँ पर नहीं डलेगा फ्रेंड्स। उसके लिए आपको उसी मंथ की जो B2C की सेल की है फ्रेंड्स, उसमें से जाके वो माइनस करना पड़ेगा। तो इस तरह यहाँ डालते हैं फ्रेंड्स, मैंने केवल आपको एक तरीका बताया, आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब इससे आगे जो टेबल नंबर 11A/1 11A/2 ये आती है एडवांस रिसीव्ड। यदि आपने किसी पार्टी से कोई एडवांस रिसीव्ड किया है, कभी कभी क्या होता है, कोई पार्टी हमें एडवांस दे देती है और फिर बाद में हम उसके बिल इशू करते हैं। तो जिस महीने में हमारा एडवांस रिसीव हो रहा है फ्रेंड, हम टैक्स भी उसी महीने में पे करेंगे फ्रेंड्स। तो मान के चलता हूं कि मेरा इस महीने में ये मैं अपने उत्तर प्रदेश से देख लेता हूँ, यहाँ से, ठीक है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश से मेरे को कितने % के में आप जो है वो आपका एडवांस रिसीव हुआ है, वो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आपका बिजनेस कितने % पे चलता है। तो मैं सपोज मैंने चलता हूँ कि मेरा 18% में ये 56,000 रुपए एडवांस रिसीव हुआ है, तो मेरे को टैक्स भी उसी ही मंथ में देना पड़ेगा जिस मंथ में मेरा एडवांस रिसीव्ड हो रहा है फ्रेंड्स। ये बात बड़ा ध्यान रखने वाली है। अब जो फ्रेंड्स इससे नेक्स्ट टेबल आती है मेरी, जो मेरी ये टेबल आती है 11B/2, ये कहती है कि एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस, कि आपने जो एडवांस लिया था लास्ट मंथ में, करंट मंथ में नहीं, करंट मंथ में अगर आपने कोई बिल काट दिया एडवांस नहीं माना जाएगा। अगर आप जो आपने लास्ट मंथ में एडवांस लिया था उसके अगेंस्ट आपने कोई बिल काटे, अगर आपने बिल काटे तो उसका आप टैक्स तो पे कर चुके पहले ही, टैक्स तो आप सेम पे चुके जिस महीने में आपने जो है, जैसे अभी हमने ये देखिए फ्रेंड्स,
माना कि हमने इस महीने में नवंबर मंथ में हमें जो है ये एडवांस रिसीव हो रहा है और हमने यहाँ एंट्री भी डाल दी है अपनी, तो हमने टैक्स तो इसी महीने पे कर दिया। लेकिन अगर हम इसके बिल बनाएंगे नेक्स्ट मंथ में तो हमें बिल तो शो करेंगे, यहाँ पर बिल तो हम इस वाले टेबल पे शो करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन उसका टैक्स पे नहीं करेंगे। तो उसका एडजस्टमेंट किस तरह करेंगे? सपोज करो मैं यहाँ पर ये मान के चलता हूँ कि मेरा एक बिल है, ये बिल मान लेता हूँ मैं, और मैंने ये 10,000 रुपए का जो है बिल काटा है एडवांस के अगेंस्ट, तो इसमें मेरा 1800 रुपए की एडजस्ट लगी है। तो अभी मैं इसको कैसे करूंगा? तो अभी मैं इसको यहाँ पर एडवांस में दिखाऊंगा, एडवांस एडजस्टमेंट में जाऊंगा और एड स्टेट में जाऊंगा, और मैं मानता हूँ मेरे को यूपीसी एडवांस रिसीव हो रहा था और उसके अगेंस्ट मैंने कितना 10,000 रुपए का ये एडवांस एडजस्टमेंट किया है। तो आई थिंक फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि जब हमें कोई एडवांस जिस मंथ में रिसीव होता है हम उसी मंथ में उसका टैक्स पेड कर देते हैं, लेकिन बिल नेक्स्ट मंथ में काटेंगे। तो जब हमने कोई बिल अगर हमने किसी रजिस्टर्ड पर्सन से करा है तो उसको हम B2 इसमें टेबल नंबर 4 में दिखाएंगे, लेकिन उसका एडजस्टमेंट करेंगे टेबल नंबर 11 में, ठीक है फ्रेंड। जितने का भी आप यहाँ बिल काटोगे उतनी वैल्यू टेबल नंबर 11 में आप डाल दो। तो फ्रेंड्स ये तो वो टेबल है जिन पर वर्किंग होता है। इसके बाद HSN कोड आप सभी जानते होंगे। HSN कोड में जाके आपका जो भी HSN है मैंने ऐसे डाल दिया ये, और आप अपनी यूनिट सेलेक्ट कर लीजिए। क्वांटिटी आपकी जो भी हो, मैं केवल रफली डाल के आपको दिखा रहा हूं। और ये टैक्स चूज कर लीजिए अपना। इंटरेस्ट रेट यहाँ डालना जरूरी है, जो मेरे रेट में 11,700 है। और फिर CGST SGST देखिए ये रे 10,800, ये 10,800 800 फ्रेंड्स, ये केवल मैं आपको बता रहा हूं। और ये हो जाएगा 18,270 और ये 18,270 और इसको ऐड कर देंगे फ्रेंड्स और सेव कर और बैक चले जाएंगे, ठीक है। इस तरह डालेंगे हम HSN की समरी फ्रेंड्स। और लास्ट टेबल हमारा जो टेबल नंबर 13 आती है वो कहती है हमारे डॉक्यूमेंट इशू कहां से कहां तक। टेबल पर क्लिक करेंगे, ऐड डॉक्यूमेंट में जाएंगे। हमने मान के चला कि मेरे बिल 451 से 526 तक गए और 26 माइनस 400 मान के चले हमें 76 बिल हमारे बने। और उसमें अगर आपके कोई कैंसिल बिल है, सपोज करो मैंने माना कि मेरे 2 बिल कैंसिल भी है, तो मैं 2 डालूंगा और नेट इशू भी है, देखो तो 74 अपने आप ही ये कलेक्ट कर लिया। इस तरह आप इसको यहाँ से सेव करके बाहर निकल जाओगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैंने आपको जितनी भी टेबल थी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताया कि B2B वाले डिटेल में आप कैसे डालोगे, B2C लार्ज कौन होता है उसको कैसे डालोगे, एक्सपोर्ट ये बहुत कम किस्म होता है, एक्सपोर्ट की भी डाल दोगे, B2C अदर में आप किस तरह में डालोगे, नील रिलेटेड में किस तरह डालोगे आप अपनी वैल्यू। इसके बाद आपका क्रेडिट नोट कैसे शुरू करोगे रजिस्टर्ड केस में, और अनरजिस्टर्ड केस में किस तरह करते हो फ्रेंड्स। ये बड़ा टॉपिक है और इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम इश्यू होती है। इसके बाद एडवांस रिसीव हुआ है तो उसको कैसे डालोगे, उस एडवांस का एडजस्टमेंट कैसे करोगे, और HSN समरी किस तरह डालेंगे और डॉक्यूमेंट इशू किस तरह करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हम जनरेट समरी करते हैं और फिर फाइल टू EBC या अपने DSC कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये इस वीडियो में मैंने आपको पूरा अच्छे समझाने की कोशिश करी है कि हम GST R1 की सभी टेबल को किस तरह से जो है फाइल करेंगे, किस तरह से अपने डाटा पुट करेंगे। इससे नीचे एक ये पड़ता है अमेंडमेंट रिकॉर्ड ऑन डिटेल। यदि आपने कोई बिल में रिकॉर्ड करते हो, मैं ये चीज बता देता हूँ आपको कि यदि कोई आप अमेंडमेंट करते हो तो अमेंडमेंट में जाओगे, यहाँ पर ये करोगे और जो से बिल में आपको जो है अमेंडमेंट करना है वो अमेंडमेंट यहाँ दे दोगे फ्रेंड्स। जैसे मेरा ये बिल नहीं है, ये देखिए अब ये वो बिल खुल गया है, मुझे अमेंडमेंट करना है। अब मैं जो भी इसमें अमेंडमेंट करना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पर डाल दूंगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करिएगा फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके।